नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ट्रंप का एक मजेदार बयान आया है और वो बयान सुन के लगता है कि ईरान का मसला अभी भी गोल गोल घूम ही रहा है। ट्रंप एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि अगर ईरान मेरी हत्या करेगा, अगर ईरान मेरा असैसिनेशन करेगा तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 2-3 दिन पुरानी बात है, मैंने आपको दिखाया भी था कि ईरान के राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया था। पजेश्कियन ने कहा था कि अगर खामनेई साहब को मारने की कोशिश हुई या खामनेई साहब के ऊपर किसी तरह का कोई हमला हुआ तो ईरान इसको अपने ऊपर अटैक मानेगा और उसके बाद जंग में जो होता है वही होगा। अब ये जरा दोनों बयान जोड़ लीजिए। एक तरफ ईरान में ये चर्चा कि खामनेई को मारने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ ट्रंप का यह कहना कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सीधा मतलब है कि साइकोलॉजिकल वार अभी भी चल रहा है। इसके पहले भी जब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, जब ट्रंप भाषण दे रहा था अपने राष्ट्रपति के चुनाव में और उसके ऊपर गोली चली थी जिसमें उसके कान से होकर गोली निकल गई थी, तो सबसे ज्यादा शोर इजरायली और अमेरिकी मीडिया ने यही उड़ाया कि ईरान ने हमला किया है, ईरान ट्रंप को मरवाना चाहता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। किसी भी रिपोर्ट में कहीं से भी यह नहीं मिला कि ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें ईरान का किसी भी तरह का हाथ है। इसके उलट अगर देखें तो ईरान के अंदर कई बड़े लीडर्स को मरवाया जा चुका है और इन बड़े लीडर्स को मरवाने में यहां तक कि हमास के लीडर को भी वहां पर मारा गया था होटल में जब वो अपने रुके हुए थे, और इन सब में मोसाद और सीआईए का मिला जुला हाथ है। यानी ईरान के अंदर असैसिनेशन कई बार ये लोग करवा चुके हैं। और अभी जो 12 रोजा जंग हुई थी उस समय भी आपने देखा था कि जंग के पहले ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को, साइंटिस्ट को, वहां के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को मारा गया था और ये सारा कुछ इजराइल ने करवाया था। तो ट्रंप के इस बयान का मतलब सिर्फ इतना लगाइए कि माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान के अंदर कुछ सीरियस किया जा सके। और यह बात समझ में आ रही है ईरान की जो आर्मी है, आईआरजीसी है, उसके जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है जनरल अबुल फजल शेखरची, उन्होंने कहा कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर के ऊपर कोई भी हाथ लगाएगा, अगर हमारे सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर किसी तरह का कोई हमला होगा तो हम न केवल वो हाथ काट देंगे बल्कि पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। अब इन दोनों बयानों को आप जोड़ के समझ सकते हैं कि यह साइकोलॉजिकल वार चल रहा है। एक तरफ ट्रंप, इजराइल लगातार इशारा कर रहे हैं कि ईरान में कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ईरान पलट के कह रहा है कि अगर खामनेई साहब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो वो सारी दुनिया में आग लगा देगा। बहुत सीधा सा मतलब है कि इसको जंग की तरह लेगा, इसको जंग की शुरुआत की तरह लेगा और उसके बाद जो होगा वो दुनिया देखेगी। इसमें एक बड़ा सवाल जो लगातार है वो सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जिस समय बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था, यह लग रहा था कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, उस समय एक इंपॉर्टेंट बयान ईरान से यह आया था कि हम 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर बम बना सकते हैं। इसलिए एक ये लगातार चल रहा है कि क्या वाकई ईरान चुपचाप बम बनाने की तैयारी पूरा कर रहा है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा इस पूरी दुनिया में कोई बंदूक, कोई बम होना ही नहीं चाहिए। बम और बंदूक का होना दुनिया में हमेशा खतरा पैदा करेगा, और एटम बम जैसे बम का होना तो सारी दुनिया के लिए खतरा है ही। और पहले ही ये बम एक से एक कंट्रीज के पास है, इजराइल के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, अमेरिका और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के पास तो है ही। लेकिन दूसरी बात यह कि जिन मुल्कों के पास एटम बम है उनके बीच में लड़ाई नहीं होती। नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश है, साउथ कोरिया उसके बगल में है, जो आप कह सकते हैं एक तरह से अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है साउथ कोरिया में, जब चाहे नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की हिम्मत अमेरिका नहीं कर पाता तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, और अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना ले तो आप समझिए किसी की हिम्मत नहीं होगी ईरान के ऊपर हमला करने की।
इसलिए निगेटिव है, लेकिन निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। साइंस में माइनस और माइनस मिलते हैं तो प्लस हो जाते हैं। ईरान के पास अगर एटम बम होगा तो पश्चिम एशिया में और ज्यादा शांति होगी। पश्चिम एशिया में ईरान के ऊपर हमला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यह फैसला तो ईरान को ही करना है। लेकिन अभी जिस तरह से ईरान के खिलाफ एक आप कह सकते हैं कि सूचना युद्ध हो रहा है, इंफॉर्मेशन वार हो रहा है, उसमें हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप तक सच्ची खबर लेकर आए। वहां एक खबर चली इजराइल में, चैनल 14 ने रिपोर्ट किया और भी बहुत सारे वहां के न्यूज चैनल्स और अखबारों ने रिपोर्ट किया, अमेरिका में रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो गई और वो ये हुई कि ईरान में एक पूर्व राष्ट्रपति और एक पूर्व विदेश मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो शाह रजा पहलवी के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे। कहा यह गया कि एक पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश मंत्री जो हैं वो रजा पहलवी को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज ये पाया गया कि ये दोनों लोग पब्लिक में हैं, आराम से पब्लिक में निकले हुए हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके पहले का किस्सा मैं आपको बता चुका हूं। अरगाची गए हुए थे लेबनान और यह शोर मचाया गया सोशल मीडिया पर कि अरगाची तो लेबनान भाग गए हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ वो लेबनान गए हैं और अब लौट कर आएंगे ही नहीं। उस दिन भी मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर अरगाची को भागना ही हो तो लेबनान क्यों भागेंगे, उससे ज्यादा मुफीद जगहें हो सकती हैं जहां वो भाग कर जाएं। और वही हुआ, जैसी उनकी यात्रा पहले से प्लान थी वैसा ही हुआ। एक दिन बाद वो लौटकर ईरान चले आए और जब खामनेई के पक्ष में, सत्ता के पक्ष में देश भर में जुलूस निकला तो उसमें अरगाची भी शामिल पाए गए। अरगाची लगातार बयान दे रहे हैं, अलग अलग मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। उनके भागने की खबर पूरी तरह से झूठी निकली। इस तरह की खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं? क्योंकि ईरान में तख्ता पलट के लिए सबसे जरूरी यह है कि लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए कि आर्मी का एक हिस्सा और सत्ता का एक हिस्सा जो है वो रजा पहलवी के साथ चला गया है, अमेरिका और इजराइल के साथ चला गया है और खामनेई बेहद कमजोर हो गए हैं। तो जब आप कहते हैं कि एक पूर्व राष्ट्रपति और एक पूर्व विदेश मंत्री रजा पहलवी के संपर्क में थे तो लोगों को लगता है कि अच्छा, इसका मतलब ईरान की सत्ता के अंदर और भी इंपॉर्टेंट लोग होंगे जो रजा पहलवी के साथ यानी इजराइल और अमेरिका के साथ होंगे। यानी कि खामनेई तो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का झूठ लगातार फैलाया जाता है। इजराइल के चैनल इस तरह का एजेंडा सेट करते हैं और उसके बाद सारी दुनिया में ये एजेंडा चलाया जाता है। अभी हाल में एक एक्स मोसाद का इंटरव्यू किया गया जो मोसाद में पहले था और ईरान में रह चुका है, और उसने भी अपने इंटरव्यू में ऐसी ही बातें की जिससे लगता है कि बस कि जरा सी हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी और खामनेई साहब ईरान से उड़कर रशिया पहुंच जाएंगे और उसी हवा से रजा पहलवी आकर तेहरान की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पूरा इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए खामनेई की ताकत कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर, यहां बैठकर मेरे लिए कह पाना कोई आसान काम नहीं है। वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर जो बात समझ में आती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक हकीकत यह है कि इजराइल और अमेरिका में बैठकर जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ हैं, उनकी बातों पर भी आंख मूंद के भरोसा कर लेने का कोई मतलब नहीं है। वो भी एक छोर है, वो भी कोई ईमानदारी से जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, उनका भी अपना एक एजेंडा है। इसलिए उस एजेंडे का जवाब देने के लिए आपको दूसरे तरफ का सच भी देखना पड़ता है। जैसे आप देखिए दंगाइयों को लेकर लगातार पश्चिम मीडिया और इजरायली मीडिया ये माहौल बनाता रहा कि ये तो ईरान के भीतर का गुस्सा था, इसमें कोई CIA मोसाद का रोल नहीं था, लेकिन उनके बीच से ही खबरें निकल निकल के आती रहीं कि कैसे CIA और मोसाद ने ये सारा खेल रचा है। अब ईरान में 470 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कलाश्निकोव राइफल्स, शिकार के हथियार, विंचेस्टर राइफल और अलग अलग तरह के जिनको हम कोल्ड वेपन कहते हैं, जिनमें बम बंदूक नहीं होती है, खंजर, तलवारें, पीतल के नक्कल, सामरिक चाकू, क्रॉसबो और जंजीरें वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका में बने हुए, इजराइल में बने हुए बहुत सारे हथियार भी बरामद किए गए हैं। बहुत सीधा सा मामला था कि ये लोग कोई महंगाई पर सड़क पर नहीं आए थे, बल्कि इनका एजेंडा था। और जिस तरह से रजा पहलवी का भाषण अभी आया है,
जिसमें वो कह रहा है कि कोई भी मुल्क ईरान पर बम गिराए हम उसके साथ हैं, इजराइल गिराए उसके साथ हैं, अमेरिका गिराए उसके साथ हैं। आप सोचिए, ऐसा कौन सा रहबर होगा मुल्क का जो अपने ही मुल्क के ऊपर बम गिराने की बात कर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है मचादो ने वेनेजुएला पे बम गिराने की बात की थी तो उसको पिछली बार नोबेल मिल गया, तो ये मुमकिन है कि अगली बार रजा पहलवी को नोबेल मिल जाए, लेकिन ऐसी बातें करके ईरान की जनता के दिल में वो उतरेंगे, ये तो सोचना भी खाम ख्याली होगी, बेवकूफी होगी। उधर दूसरी तरफ अलग तमाशे चल रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अलग तमाशा चल रहा है। ट्रंप बजिद है ग्रीनलैंड लेने के लिए। ट्रंप ने यह कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड ये लोग मुझे नहीं देंगे तो मैं 10% का टैरिफ लगा दूंगा। और उधर डेनमार्क के साथ साथ पूरा यूरोप एक साथ खड़ा हो गया है कि नहीं, ग्रीनलैंड पर हम अमेरिका को कब्जा करने नहीं देंगे। वैसे ग्रीनलैंड अपने आप में बड़ी मजेदार जगह है, जो डेनमार्क का तो हिस्सा है। जो पासपोर्ट बनता है ग्रीनलैंड में रहने वालों का, वो डेनमार्क का बनता है, लेकिन ईयू का मेंबर उसको नहीं माना जाता। आप ईयू जानते हैं ना, यूरोपियन यूनियन शेंगन वीजा जो बनता है। जब शेंगन वीजा आप लेते हैं तो इंग्लैंड छोड़कर बाकी सारे यूरोप में आप घूम सकते हैं, कहीं के लिए अलग से वीजा नहीं लगता। लेकिन ग्रीनलैंड को यह फैसिलिटी नहीं दी गई है। शेंगन वीजा लेके आप डेनमार्क तो जा सकते हैं, लेकिन आप ग्रीनलैंड नहीं जा सकते हैं। ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने अपने कब्जे में तो रखा है, लेकिन वही दर्जा नहीं दिया है जो डेनमार्क के बाकी नागरिकों को दिया है, वो दर्जा यूरोप ने भी नहीं दिया है। तो एक तरह से ग्रीनलैंड अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से कब्जा करना चाहता है वो तो और ज्यादा गड़बड़ है। और दावोस में जब मीटिंग हो रही थी तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक भाषण, एक बयान आया। इस बयान में उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की लीडरशिप वाला रूल बेस ऑर्डर है, नियम आधारित जो पूरी व्यवस्था है, वो व्यवस्था शुरू से गड़बड़ है, लेकिन अब अमेरिका उसको अपनी तरह से पूरी तरह से मोड़ना चाहता है। और हमें ईमानदारी से कहना चाहिए कि उस सिस्टम में गड़बड़ी है। जब तक अमेरिका के साथ मिलकर ये लोग लूट खसोट मचा रहे थे, एशिया और अफ्रीका को लूट रहे थे, तब तक ये जानते हुए कि सब गड़बड़ी थी, सब खामोश बैठे हुए थे। अब सबको याद आ रहा है कि इस सिस्टम में गड़बड़ी है। इस सिस्टम में गड़बड़ी क्यों नहीं है? जिन देशों के ऊपर सैंक्शन लगा है, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे ईरान हो, या इस तरह का कोई भी मुल्क हो, इनके ऊपर सैंक्शन इसलिए नहीं लगा है कि इन्होंने कोई गलती की है। इनके ऊपर सैंक्शन इसलिए लगा है कि इन्होंने इस बात से इंकार कर दिया है कि आओ और हमें लूटो। अगर खामनेई का शासन भी अमेरिका को ईरान का तेल लूटने की खुली इजाजत दे दे तो यकीन जानिए खामनेई के गले में हाथ डालकर घूमना चाहेंगे ट्रंप। खामनेई को दुनिया का महान नेता बताएंगे ट्रंप और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। डेमोक्रेसी की बात भूल जाएंगे और रजा पहलवी की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखेंगे। सारी दिक्कत यही है कि 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद ईरान से तेल की लूट करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। यही हालत क्यूबा की है। क्यूबा की गवर्नमेंट अमेरिकन लूट की छूट नहीं देती है। यही हालत दूसरे मुल्कों की है जहां पर सैंक्शन लगा हुआ है। इन लोगों ने मिलकर लूटा है, एशिया को लूटा है, अफ्रीका को लूटा है, लाखों लोगों के खून बहाए हैं। इराक में खून बहाया है, लीबिया में बहाया है, सूडान में बहाया है, और उसमें सब एक थे। आपने वो चिट्ठी देखी होगी मैक्रन की, जो उसने व्हाट्सएप या जहां भी मैसेज किया था ट्रंप को, जिसको ट्रंप ने पब्लिकली लगा दिया। उसमें वो लिखता है कि सीरिया में हमने मिलकर शानदार काम किया। क्या काम किया? एक सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, हजारों लोगों की जान गई, इजराइल को कब्जे की खुली छूट मिल गई, और आईएसआईएस के एक आतंकवादी को, जो पहले आईएसआईएस का आतंकवादी रहा था, उसको सीरिया की गद्दी पर इन लोगों ने मिलकर बिठा दिया। यानी कहना यह चाहिए कि मैक्रॉन ये कह रहा है कि सीरिया में हमने मिलकर जबरदस्त लूट मचाई और अब हम ईरान में भी ऐसी ही लूट मचाएंगे। यानी इशारा यह कर रहा है कि हुजूर आला, आप ईरान पर हमला तो बोलिए, फ्रांस अपनी जान लगा देगा आपके पीछे। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सारे यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका के पीछे जान ही लगाई है। सारे यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका के हर काले कारनामे पर पट्टी बांधी है अपनी आंख में, और पट्टी बांधना तो छोटी बात है, दरअसल उस अपराध के साझीदार हुए हैं। और अब जब ट्रंप पागल हो चुका है, जब वो कह रहा है कि कनाडा के एक इलाके पर हम कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, ये करेंगे, इस पर टैरिफ लगाएंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे, तो यूरोप के जो नेता हैं वो भड़बड़ाए हुए हैं, वो परेशान हैं कि अब करें तो क्या करें। जब लुटेरे को आपने सर पे बिठाया था तो आप ये भूल गए थे कि कल को वो आपका घर भी लूट सकता है। यहां से अगर सबसे ज्यादा कोई सीख सकता है तो वो खाड़ी के देश सीख सकते हैं।
कि अगर ईरान और सीरिया में अमेरिका ने एक बार खुल के लूट कर ली, इराक में खुल के लूट कर ली, तो उसके बाद नंबर सऊदी अरबिया का भी आएगा, यूएई का भी आएगा, बहरीन का भी आएगा, ओमान का भी आएगा, बचेगा कोई नहीं। आज ट्रंप है, कल ट्रंप से बड़ा पागल आदमी वहां की गद्दी पर बैठेगा और फिर सऊदी अरबिया से वो ऐसी डिमांड करेगा जो सऊदी अरबिया पूरी नहीं कर पाएगा। परसों उससे भी बड़ा पागल बैठेगा और बहरीन और ओमान से या कतर से या जॉर्डन से इस तरह के डिमांड करेगा। बेहतर तो यही होता कि ये लोग भी संभलते, अपने बारे में सोचते और समझते कि ये जो रूल बेस ऑर्डर का बहाना बनाकर इजराइल के पाले में बार बार इनको बिठा दिया जाता है, फलस्तीनियों को लूटा जाता है, ईरान को लूटने की प्लानिंग बनाई जाती है और उसमें चुपचाप ये लोग शामिल हो जाते हैं। ये दरअसल अपने इलाकों को इजराइल को देने और अपनी जमीन, जंगल, तेल सब कुछ लूटने की तैयारी ये कर रहे हैं। कल उनका नंबर था, आज इनका नंबर आएगा। अगर ये लोग समझ पाए, अगर दुनिया समझ पाई, तब तो ट्रंप को रोका जा सकेगा, वरना ट्रंप पागलपन के जिस हाल में है अभी वो क्या क्या बर्बाद करेगा ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल ये हालात हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान के खबर पर नजर बनाए रखिए। अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि किसी भी दिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ में ग्रीनलैंड मसले पर यूरोप और अमेरिका के बीच की जो तनातनी हो रही है उसमें यूरोप अंततः अमेरिका के सामने झुक जाएगा या फिर खड़ा होकर कोई मुकाबला कर सकेगा, ये सब देखने की बात होगी। और इन सब के बीच भारत का क्या रोल होगा ये भी देखने की बात होगी। जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है ट्रंप, जिसमें इजराइल ने अब कह दिया है कि वो भी शामिल होगा, ये दरअसल यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल एक विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश है जिसका सबसे बड़ा लीडर अमेरिका होगा और अपने हिसाब से चीजें चलाएगा। देखते हैं हिंदुस्तान उसमें शामिल होता है कि नहीं, देखते हैं पाकिस्तान इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि नहीं कि कह सके कि भाई हमें उसमें शामिल नहीं होना, देखते हैं बाकी मुल्कों का क्या रोल होता है। दुनिया जिस तरह से चल रही है, यकीन जानिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बड़ी जंग के दहाने पर है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दुनिया में जिस तरह का इंफॉर्मेशन वार चल रहा है उसमें जो मुल्क अमेरिका के साथ नहीं है उनके खिलाफ जिस तरह की खबरें लगातार चलाई जाती हैं, उसका एग्जाम्पल ईरान के मुतल्लिक मीडिया में चल रही खबरें हैं। हमारी कोशिश होती है कि इन खबरों का दूसरा एंगल आपको हम दिखा सकें, इन खबरों का फैक्ट चेक करके आपको हम दिखा सकें। आप हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।